वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर का हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं आज हम लोग कुछ और टॉपिक का क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत के रामसर साइट के बारे में। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या की बात की जाए तो भारत में अब जो है टोटल 99 रामसर साइट हो चुकी है। यह जो है आज 16 मई है, इसके डेट के अनुसार तो टोटल जो है 99 रामसर साइट भारत में हो चुकी है। और सर्वाधिक रामसर साइट की बात की जाए तो तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट है, टोटल 20 हैं। इसके बाद अपना उत्तर प्रदेश आता है दूसरे स्थान पर, और उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 12 रामसर साइट है। और 12वां जो आपका जो रामसर साइट बनी है वह शेखा पक्षी अभ्यारण्य जो है ये अलीगढ़ में स्थित है, और यह उत्तर प्रदेश का जो है 12वां बना है और भारत का 99वां बना है। भारत का जो रामसर साइट पहली बनी थी, एक साथ 2 बनी थी। चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह दोनों जो है साथ में बने थे, और यह आपका राजस्थान में स्थित है। सबसे बड़ा जो रामसर साइट है यह सुंदरवन वेटलैंड, यह पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। और सबसे छोटा जो आपका है ये रेणुका वेटलैंड, ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे बड़ा सुंदरवन वेटलैंड यह पश्चिम बंगाल में, और हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड सबसे छोटा है। पहला कृत्रिम स्थल जो आपका हरिके बैराज है, और प्रत्येक वर्ष जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया जाता है यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका जो पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था रामसर साइट के लिए वो 2 फरवरी 1971 में किया गया था। ईरान का एक रामसर शहर है वहां पर किया गया था, और यही कारण 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जो है यह विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और भारत जो है इससे 2 फरवरी 1982 को जुड़ा है। तो वर्तमान भारत में जो रामसर साइट की बात की जाए तो 99 है, उत्तर प्रदेश में 12 है। सबसे अधिक रामसर साइट वाला जो राज्य आपका तमिलनाडु जिसमें 20 है, और उत्तर प्रदेश में 12 है। हाल ही में कुछ रामसर साइट जो बनी है उनमें आपका शेखा पक्षी अभ्यारण्य आपका 99वां भारत का, और ये आपको उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। छारी ढाण वेटलैंड आपका कच्छ गुजरात में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा जिला यह भी आपका जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिली सेरह झील यह अलवर राजस्थान में है। कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। गोगा बिल झील कटिहार बिहार में है। गोकुल जलाशय बक्सर जिला बिहार में है। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण यह बिहार में। और खींचन वेटलैंड साइट जो है यह भी आपका राजस्थान में है। और मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो आपका यह भी आपका राजस्थान में है। तो यह कुछ हाल ही में रामसर साइट जो बनी है उनको हम लोग देख लिए हैं। अगला हम लोग देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जो है जो हाल में मिशन स्थापित हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। पहला जो आपका EOS N1 मिशन, इसे जो है PSLV C62 से जो इसे प्रक्षेपित किया गया है 12 जनवरी 2026 को। यह जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का जो है पूर्णतः व्यावसायिक जो है मिशन था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है EOS N1 नामक अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को जो है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा सन सिनोक्रोनस ऑर्बिट में जो स्थापित करना था। इसके साथ ही भारत और विदेशों के 15 अन्य छोटे सह यात्री उपग्रह को पैसेंजर सैटेलाइट भी जो है भेजे गए थे, जिसमें स्पेनिश स्टार्टअप का जो है KID कैप्सूल एक री एंटी टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर भी जो है शामिल था। और स्थिति जो है यह मिशन तकनीकी खराबी के कारण जो है यह असफल रहा। तो इसे जो है प्रक्षेपित किया गया था PSLV C62 से 12 जनवरी 2026 से, और यह मिशन था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। अगला आपका है LVM M3 से प्रक्षेपित किया गया था CMS-03 मिशन 2 नवंबर 2025 को। इसे जो है LVM M3 जिसे M3 M5 जिसे भारत का जो सबसे भारी रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है, यह इसरो का एक महत्वपूर्ण संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। और CMS-03 उपग्रह को जो है भारत के मुख्य भूमि और द्वीपीय क्षेत्रों की टेली कम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और आपदा प्रबंधन सहायता को और मजबूत करने के लिए जो है तैयार किया गया था। तो यह जो आपका CMS-03 मिशन है और इसे प्रक्षेपित किया गया था LVM M3 M5 से जो है प्रक्षेपित किया गया था, जिसे हमने भारत का सबसे भारी रॉकेट भी है। अगला आपका निसार उपग्रह है। इसे जो है इसरो और नासा का संयुक्त मिशन आपका निसार, इसे 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किया गया था GSLV F16 से। निसार का जो फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार इसका फुल फॉर्म है। नासा और इसरो का पहला जो है बड़ा संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है आपका निसार। यह उपग्रह 2 अलग अलग रडार फ्रीक्वेंसी L बैंड और S बैंड का जो उपयोग करता है।
इसका काम पृथ्वी की सतह पर जो होने वाले सूक्ष्म बदलाव, जैसे आपका ग्लेशियर का पिघलना, भूकंप, सुनामी के बाद जमीन का खिसकना, जंगलों का कटना की जो है हाई रेजोल्यूशन मैपिंग करना है। तो यह जो निसार मिशन है, ये इसरो और संयुक्त नासा का जो है संयुक्त मिशन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला आपका है एक्सियोम 4 मिशन। इसे जो है स्पेसएक्स फाल्कन 9 से जो प्रक्षेपित किया गया था 25 जून 2025 को। यह इसरो का सीधे तौर पर खुद का लॉन्च नहीं था, बल्कि जो है भारत के गगनयान कार्यक्रम की तैयारियों का जो है एक हिस्सा था। और इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगन यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला, यह जो आपके लखनऊ के हैं, बेहद बेहद नोट कर लीजिएगा, परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय इस अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस गए थे और वहां रहकर उन्होंने कई माइक्रोग्रेविटी भारीनता से जुड़े प्रयोग किए, जिससे भारत को अपने आगामी मानव मिशन गगनयान के प्रोटोकॉल और ट्रेनिंग में जो है काफी मदद मिलेगी। तो यह जो है एक्सियोम 4 मिशन में जो है भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसमें हिस्सा रहे थे और इसे जो है स्पेसएक्स फाल्कन 9 से जो प्रक्षेपित किया गया था। अगला आपका है EOS 09 मिशन। इसे जो है PSLV C61 से प्रक्षेपित किया गया था और इसे लॉन्च किया गया था 18 मई 2025 को। यह इसरो का 101वां मिशन बनने जा रहा था। इसके तहत EOS 09 जो वास्तव में जो है एक रीस्टार्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसैट 1 भी था, को प्रक्षेपित भेजा गया था। इसका उद्देश्य जो था रात के अंधेरे और बादलों के पार भी जो है देश की सीमा और कृषि क्षेत्रों में सटीक तस्वीर लेना था, लेकिन जो है यह असफल रहा था। अगला आपका NVS-O2 मिशन। इसे जो है 29 जनवरी 2025 को प्रक्षेपित किया गया था। GSLV F-15 से इसे प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला यह इसरो का ऐतिहासिक 100वां मिशन था। NVS-02 भारत की अपनी जीपीएस प्रणाली यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन की जो है दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन का जो है नेविगेशन उपग्रह है। इसमें स्वदेशी रूबिडियम परमाणु घड़ी का उपयोग किया गया था, जो भारत की सटीक नेविगेशन और समय की जानकारी देता है। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, यह नेविक जो है यह नेविगेशन है, जैसे आपका गूगल मैप है उसी प्रकार से अपना भारत का जो है ये नेविक है। अगला आपका है स्पेडेक्स मिशन। इसे जो है 30 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया था PSLV C60 से। स्पेडेक्स जो है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भारत का एक क्रांतिकारी मिशन था। इसके तहत दो छोटे सैटेलाइट स्पेडेक्स ए और स्पेडेक्स बी को जो है अंतरिक्ष भेजा गया था, जिन्होंने आपस में जुड़ने जिसे डॉकिंग कहा जाता है और अलग होने अनडॉकिंग का सफल प्रयोग किया गया था। यह तकनीकी भारत के आगामी खुद के अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन और चांद से सैंपल वापस लाने वाले मिशनों के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ चौथे चरण में जो है POEM-4 पेलोड भी भेजा गया था। तो स्पेडेक्स मिशन जो को प्रक्षेपित किया गया था PSLV C16 से। अगला आपका प्रोबा 3 मिशन। इसे 5 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया था PSLV C59 से। यह यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA का जो है बेहद जटिल मिशन था, जिसे इसरो के PSLV रॉकेट ने जो है लॉन्च किया गया। इसमें दो सैटेलाइट, एक आपका कोरोनाग्राफ और ऑक्यूल्टर शामिल था, जो अंतरिक्ष में एक दूसरे से ठीक 150 मीटर की दूरी पर बिल्कुल सटीक तालमेल के साथ जो है उड़ते हैं। ये दोनों मिलकर जो है सूर्य की बाहरी परत कोरोना का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे सूर्य से उठने वाले सौर तूफानों को जो है समझा जा सकेगा। तो प्रोबा 3 जो है 5 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया था PSLV C59 से। अगला आपका है GSAT-20 मिशन। इसे भी SpaceX फाल्कन 9 से प्रक्षेपित किया गया था 29 नवंबर 2024 को। यह उपग्रह लगभग 4700 किलोग्राम भारत का सबसे भारी रॉकेट LVM-3 की क्षमता से भी ज्यादा वजनी था, इसलिए इसरो की व्यापारिक शाखा NSIL ने इसे एलन मस्क कंपनी SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करवाया था। GSAT-20 जो है एक उच्च क्षमता वाला संचार उपग्रह है, जो पूरे भारत, विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों, उड़ानों के दौरान हवाई जहाजों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। तो यह जो है GSAT-20 मिशन को जो है SpaceX फाल्कन 9 से प्रक्षेपित किया गया था। EOS 08 मिशन। इसे जो है 16 अगस्त 2024 को प्रक्षेपित किया गया था SSLV D3 और यह जो है इसरो का जो है छोटा रॉकेट है और SSLV का फुल फॉर्म स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यह इसरो के सबसे नए और छोटे रॉकेट SSLV की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान थी, जो पूरी तरह सफल रही और इसके जरिए EOS 08 अर्थ ऑर्बिटेशन
सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। इससे जो है सैटेलाइट में इंफ्रारेड कैमरे भी लगाए जो पर्यावरण निगरानी, आपदा प्रबंधन और रात के समय जो मैपिंग करने में जो है सक्षम है। तो EOS-08 मिशन को जो है SSLV-D3 से जो है प्रक्षेपित किया गया था। अगला आपका इनसाइट 3DS मिशन, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह जो 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था GSLV F-14 से। यह भारत का एक आधुनिक मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसका मुख्य काम जो है मौसम की जो है सटीक पूर्वानुमान लगाना, चक्रवातों की पहले से चेतावनी देना और समुद्र की सतह के तापमान की निगरानी करना। इसे भारत के मौसम विज्ञान विभाग IMD की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनसाइट 3DS मिशन जिसे GSLV F-14 से प्रक्षेपित किया गया है। आगे आपका इसरो के कुछ आगामी मिशन है जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट है, लेखपाल वाली और आपके जो है जितने भी यूपी ट्रिपल परीक्षा, चाहे आपकी लोअर होने वाली हो, चाहे आपका विधान भवन रक्षक परीक्षा, सब में यहाँ पे कॉमन जो सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसमें करंट भी पूछे जाएगा और स्टैटिक से भी प्रश्न पूछना है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS, यह भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा जिसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया जा रहा है। पहला चरण जो इसे पहला मॉड्यूल जो है 2028 तक लॉन्च किया जाएगा और पूरा स्टेशन जो है 2035 तक बनाने का लक्ष्य है आपका। यह बेहद ही डेट नोट कर लीजिए आप, 2028 तक पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा, बनेगा फाइनल जो है 2035 तक। कक्षा जो होगी यह पृथ्वी से लगभग 400 से 450 किलोमीटर ऊपर जो है लो अर्थ ऑर्बिट LEO में जो स्थापित होगा। शुरुआत में भारतीय अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रह सकेंगे और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो माइक्रोग्रेविटी शून्य गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिक प्रयोग करना, अंतरिक्ष में मानव अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखने की तकनीक जो विकसित करना और भविष्य के मानवयुक्त चंद्रमा मिशनों की जो है नींव रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, फाइनल बनेगा 2035 में, लेकिन पहला जो मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा वो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। अगला आपका चंद्रयान-4। चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो का जो अगला सबसे महत्वाकांक्षी जो मिशन है वो आपका चंद्र मिशन 4 आपका है, जिससे लूनर सैंपल रिटर्न मिशन भी कहा जा रहा है और इसे 2028 तक जो इसे लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव 84 डिग्री से जो है 86 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है और वहां से मिट्टी और चट्टानों के जो है सैंपल लगभग 2 से 3 किलोग्राम रेगुलित इकट्ठा करना और उन्हें सुरक्षित रूप से जो है पृथ्वी पर वापस लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह जटिल मिशन को पूरा करने के लिए इसरो ने 2 अलग-अलग LVM-3 रॉकेट्स का उपयोग करेगा और इसमें कुल 5 मॉड्यूल शामिल होंगे जो अंतरिक्ष में ही आपस में जुड़ेंगे। जुड़ने को आप जानते हैं डॉकिंग किया जाता है, अलग होने को आपको अनडॉकिंग कहा जाता है। अगला आपका लूपेक्स मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, यह चंद्रमा 5 के नाम से भी जाना जा रहा है। यह भारत और जापान के अंतरिक्ष एजेंसियों का एक जो है महागठबंधन है। डायरेक्ट परीक्षा पूछेगा कि लोपेक्स मिशन में कौन कौन से अंतरिक्ष एजेंसी शामिल है, तो उसमें आपकी भारत और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वह शामिल है। इसमें भारत तरफ से इसरो है और जापान तरफ से आपकी जाक्सा जो है वह मिलकर आपस में काम कर रहे हैं। और इसमें जो है जापान की जाक्सा इस मिशन के लिए अपना अत्याधुनिक H3 रॉकेट और भारी भरकम लूनर रोवर दे रहा है, जबकि भारत जो है इसके लिए अपना लैंडर जो है विकसित कर रहा है। इसे 2028-29 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है और चंद्रमा के अस्थायी छाया वाले क्षेत्रों में जो है इसे उतरना मुख्य उद्देश्य है। और रोलर में एक विशेष ड्रिल होगी जो सतह से 1.5 मीटर अंदर जाकर पानी, बर्फ की गुणवत्ता और मात्रा की जांच करेगा और यह मिशन चंद्रमा पर 100 दिन से अधिक दिनों तक जो है काम करेगा। तो लूपेक्स मिशन ये जो भारत और जापान का संयुक्त मिशन है, इसमें जापान की जाक्सा और भारत की इसरो जो है अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर काम करेंगे। 2028-29 में से लॉन्च करने की योजना है। यूपीपीएससी HEO 2026 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी मॉक टेस्ट सीरीज का बैच शुरू किया गया है। न्यू पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज आपको दी जाए दोनों भाषाओं में। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जैक 100% रियल एग्जाम जैसे। इसमें टोटल 10 टेस्ट दिए जाएंगे और इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस आपको दिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम टेस्ट की वैलिडिटी होगी। इसका जो प्राइस 749 रुपये, इसमें आप जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वह 599 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको यह बैच उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल ऐप डाउनलोड करके यूपीएससी HEO 2026 सेक्शन में जाकर जो इस बैच से परचेज करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। गगनयान, यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। मानवयुक्त मुख्य उड़ान 2027 निर्धारित की गई है और इस मुख्य मिशन से पहले जो है इसरो 3 मानव रहित टेस्ट फ्लाइट भेजेगा। पहला जो टेस्ट मिशन है यह जीवन 2026 में शेड्यूल किया गया है, जिसमें इसरो का हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट व्योममित्र, यह नाम आप लोग बेहद जरूरी इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
बेहद इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में जाकर जो सभी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जो है जांच करेगा। तो गगनयान लॉन्च होगा 2027 में। इससे पूर्व जो है 2026 में पहला टेस्ट मिशन भेजा जाएगा और इसमें हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र को जो है पहले भेजा जाएगा। शुक्रयान 1 वेनस ऑर्बिटर मिशन वीओएम मंगलयान की तर्ज पर यह शुक्र ग्रह के लिए भारत का पहला मिशन है, जिसे सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से जो है मंजूरी और बजट मिल चुका है। इसे जो है इसरो लॉन्च के लिए तारीख निर्धारित कर चुका है। 29 मार्च 2028 को इसे प्रक्षेपित किया जाएगा और यह अंतरिक्ष 112 दिनों की यात्रा करके जो है 19 जुलाई 2028 को जो है शुक्र की कक्षा में पहुंचेगा और इसे जो है भारी भरकम LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है शुक्र ग्रह के अत्यंत गर्म और सघन वायुमंडल का अध्ययन करना और उसकी सतह के नीचे की संरचना को समझना और यह पता लगाना कि सूर्य की किरणें शुक्र के वातावरण को कैसे प्रभावित करती हैं, यह पता लगाएगा। ऑर्बिटर के साथ जो है एक वायुमंडलीय बैलून भेजने की भी योजना है। तो शुक्रयान 1 को जो है 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। अगला आपका मंगलयान 2 मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 MOM-2 भारत के पहले सफल मंगलयान 2013 के बाद यह लाल ग्रह के लिए इसरो का दूसरा सबसे बड़ा कदम होगा और इसे लॉन्च किया जाएगा 2030 के आसपास लॉन्च करने की जो है योजना है मंगलयान 2 की। यहां से आप जानिए कि करंट से भी क्वेश्चन, स्टैटिक से भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला आपका करंट की टेनिस प्रतियोगिताएं। जैसा कि आप जानते हैं 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, और ये जो है इसी क्रम में खेले जाते हैं। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और फिर आपका यूएस ओपन। इन्हें जो है मेजर भी कहा जाता है और ये सभी महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। कोर्ट के जो प्रकार होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों जो है हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन यह मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन जो है यह घास के मैदान पर, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो क्ले कोर्ट पर आपका फ्रेंच खेला जाता है। अभी 2026 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, इसमें जो है पुरुष एकल का जो खिताब वो कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के वो जीते हैं। देश को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्पेन के कार्लोस अल्कराज पुरुष वर्ग में जीते हैं और उप विजेता जो रहे हैं फाइनल में वो नोवाक जोकोविच रहे हैं सर्बिया के। तो विजेता रहे हैं कार्लोस अल्कराज स्पेन के और नोवाक जोकोविच जो है यह सर्बिया के हैं। उप विजेता रहे हैं एकल वर्ग में। महिला एकल की बात की जाए तो एलेना रिबाकिना जीते हैं और आरेना सबालेंको की जो बेलारूस की हैं उन्हें हराया इन्होंने, एलेना रिबाकिना जो कजाकिस्तान की हैं। तो महिला एकल का खिताब एलेना रिबाकिना जीती हैं और उप विजेता रही हैं आरेना सबालेंका आपकी बेलारूस की। बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज स्पेन के जीते हैं और जेनिक सिनर जो है इटली के हैं, उप विजेता रहे हैं। महिला एकल खिताब कोको गॉफ ने जीता, अमेरिका की हैं, और आरेना सबालेंका बेलारूस की हैं जो है उप विजेता रही हैं। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर जो इटली के हैं और उन्होंने फाइनल में जो है कार्लोस अल्कराज को जो स्पेन के हैं वह जो आपके उप विजेता रहे हैं। महिला एकल की बात की जाए तो इगा स्वियाटेक जो पोलैंड के ये विजेता रही हैं और उप विजेता अमांडा अनिसिमोवा रही हैं यूएसए की। अमेरिकी या यूएस ओपन की बात की जाए 2025 की, तो इसमें पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने स्पेन के हैं उन्होंने जीता है और इटली के हैं जॉनिक सिनर, इन्होंने जो है ये आपके उप विजेता रहे हैं। महिला एकल खिताब आरेना सबालेंका रही हैं, बेलारूस की जीते हैं और उप विजेता की बात की जाए अमांडा अनिसिमोवा जो यूएसए की हैं यह जो उप विजेता रही हैं। इस प्रकार से जो है टेनिस टूर्नामेंट हो गए हैं। आगे आपका 10वां T20 वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो मेजबान आपका भारत और श्रीलंका रहा है। आयोजन 8 फरवरी से 8 मार्च 2026 इसका आयोजन किया गया था। टोटल 20 टीमें शामिल थी, टोटल 55 मैच आयोजित किया गया था। विजेता भारत रहा और भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर जो है इसका फाइनल जीता है और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव जी की हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है संजू सैमसन को दिया जाएगा। प्लेयर ऑफ द मैच का जो खिताब है जसप्रीत बुमराह की जो दिया गया। सबसे अधिक रन पाकिस्तान के साहिल ज्यादा फरहान ने बनाए थे और सर्वाधिक विकेट जो है जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती 14 विकेट लिए थे। और पहली बार डेब्यू करने वाली टीम आपकी इटली रही है और विजेता टीम को जो राशि मिली थी वह 27.48 करोड़ रुपए की राशि मिली है। तो 10वां T20 पुरुष वर्ल्ड कप का जो खिताब है वो भारतीय टीम ने जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। वर्तमान में रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नवीनतम दरें हैं उसको जान लेते हैं हम लोग। बैंक दर आपकी 5.5% है, रेपो रेट 5.25% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। सीआरआर आपका 3% है और एसएलआर आपका 18.18% है और एमएसएफ जो आपका ये आपका 5.50% है। तो वर्तमान में जो नवीनतम मौद्रिक दरें हैं आपकी आरबीआई की। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपकी हैं। बाघ गणना 2022 की
बाघ गणना प्रत्येक प्रत्येक जो है 4 वर्ष में एक बार कराई जाती है और बाघों की कुल संख्या वर्तमान भारत में जो है 2022 के अनुसार वह 3167 बाघ हैं। ये डेटा आप नोट कर लीजिएगा। और 2018 से 22 के बीच जो है बाघ कुल संख्या में जो वृद्धि हुई 24.1% की वृद्धि हुई है। और भारत में लगभग 75% बाघ जो है विश्व के भारत में ही रहते हैं। अगर सर्वाधिक बाघों की संख्या बात की जाए तो सर्वाधिक बाघ जो अपने मध्य प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पे 785 बाघ रहते हैं। इसके बाद आता है कर्नाटक का नंबर, जहाँ पे 563 बाघ, उत्तराखंड में 560 बाघ हैं। महाराष्ट्र का जो है चौथा स्थान है 444 बाघों के साथ। और उत्तर प्रदेश जो है बाघों की संख्या आपकी 222 बाघ है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व भी हैं। अगर बात की जाए संख्या के मामले में सबसे अधिक जो संख्या है बाघों की वो जिम कॉर्बेट रिजर्व जो उत्तराखंड में है, वहां पर देश सबसे अधिक बाघ हैं टाइगर रिजर्व के मामले में। प्रधानमंत्री ने टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो कर्नाटक के मैसूर में जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन किया था और उसी समय गणना जारी की गई थी। और 2018 से 2022 तक जो बाघों की संख्या में वृद्धि हुई थी वो 200 बाघों की वृद्धि हुई थी। पहले बाघों की संख्या 2967 थी, अब जो बाघों की संख्या आपकी 3167 हो चुकी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा जो है राज्य वन विभागों संरक्षण एनजीओ और भारतीय वन संस्थान WII के साथ जो साझेदारी करके प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। वर्तमान में स्थिति क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो अनुसूची 1 में जो बाघों को रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण रेड लिस्ट में इसे विलुप्त होने के कगार पर बताया गया है। और वन्य जीवों और वनस्पति के लुप्त प्राय प्राणियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय साइट्स में जो इसे परिशिष्ट वन में इसे रखा गया है। बात करते हैं भारत के टाइगर रिजर्व की, तो एनटीसीए द्वारा भारत में टोटल जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया टोटल 58 है। क्षेत्रफल देश से देखा जाए सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन से सैलम टाइगर रिजर्व है। अगर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा आपका पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है क्षेत्रफल देश से दूसरे स्थान पर है। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था वर्ष 1973 में और इसे जो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत शुरू किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यह जो है EMOEFCC के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। इसे जो वर्ष 2005 में जो है टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद जो है इसका स्थापित किया गया था। और यह जो है एनटीसीए का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L1 के तहत जो इसका गठन किया गया था वर्ष 2005 में। इस प्रकार जो है टाइगर रिजर्व को हम लोग देख लेते हैं। टोटल भारत में 58 टाइगर रिजर्व वर्तमान में है। 58वां आपका माधव टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। रातापानी टाइगर रिजर्व यह भी आपके मध्य प्रदेश में है। गुरु घासीदास टाइगर तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व आपके छत्तीसगढ़ में है। यह क्रम आपको ध्यान देना है कि नवीनतम पूछ सकता जो नवीनतम है वह आपकी परीक्षा दृष्टि इंपॉर्टेंट है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो 55वां राजस्थान में है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व आपके उत्तर प्रदेश में है 53वां। 58वां आपका माधव टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में है। अगला आपका है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। इसे जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट जारी की थी 2023 में। और पहली बार जो 1987 में जारी किया गया था और यह जो है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर इसे जारी किया जाता है। वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल देश का कुल वन वृक्ष क्षेत्रफल जो है यह आपका 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भौगोलिक क्षेत्र का जो है 25.17% है। बेहद इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। 25.17%। और कुल वन क्षेत्रफल जो है यह आपका 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है। यह जो आपका 21.76% है। जबकि वृक्ष क्षेत्रफल जो है वह 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर है। यह टोटल का जो है भूमि का वह 3.41% है। वन और वृक्ष वनों में जो है वृद्धि देश के वन और वृक्षावरण में जो है 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई, जिसमें 2021 की तुलना में वनावरण में जो है 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अधिकतम वृद्धि वन और वृक्षावरण में तो छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर की, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 559 वर्ग किलोमीटर की, ओडिशा में 559 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान में 354 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। अधिकतम वृद्धि वनावरण में मिजोरम में 242 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद गुजरात में 180 वर्ग किलोमीटर और ओडिशा में 152 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है वनावरण में। सबसे ज्यादा कमी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 612.14 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद कर्नाटक में 459.36 वर्ग किलोमीटर और लद्दाख में जो है 159.26 वर्ग किलोमीटर और नागालैंड में 125.22 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। अगर क्षेत्रफल हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले 3 शीर्ष जो राज्य हैं उनमें आपका मध्य प्रदेश है, जिसमें 77,073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है 65
882 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरे स्थान पर आपका 55,112 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो लक्षद्वीप में 51.33% में सबसे अधिक वनावरण है। उसके बाद आपका मिजोरम का स्थान आता है 85.34% और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का 81.62% स्थान आता है। उच्च वनावरण की बात की जाए तो 19 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में जो है 33% से अधिक भौगोलिक वन क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आता है। टोटल जो है 19 राज्य के साथ प्रदेश आते हैं, 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आते हैं। इनमें से 8 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो है 75% से अधिक वनावरण है। कार्बन स्टॉक की बात की जाए, देश का वन कार्बन स्टॉक जो है आपका 7,285.5 मिलियन टन जो अनुमानित है, जो 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। शीर्ष 3 राज्यों की बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश में 1021 मीट्रिक टन, उसके बाद मध्य प्रदेश स्थान 608 मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ का 505 मीट्रिक टन और महाराष्ट्र का जो है 465 मीट्रिक टन आता है। मैंग्रोव आवरण की बात की जाए, भारत का मैंग्रोव आवरण जो है 4,991.6 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 0.15% है, जिसमें 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। गुजरात में मैंग्रोव आवरण में जो है 36.39 वर्ग किलोमीटर कमी देखी गई, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है क्रमशः 3.01 वर्ग किलोमीटर और 12.39 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि देखी गई है। तो इस प्रकार जो है आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।